वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केंद्रीय बजट 2024-25। सबसे पहला फैक्ट ये है कि बजट शब्द का उल्लेख एज इट इज हमारे संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है कि फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर देयर विल बी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 112 अनुच्छेद के हिसाब से प्रति वर्ष जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इनके बिहाफ पे वित्त मंत्री ऐसा करते हैं। राज्यों के बजट यानी कि राज्यों की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित जो आर्टिकल है वो 202 है, जिसका संबंध राज्य बजट से है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट की बात की जाती है, यानी कि कितना व्यय हुआ और कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया, वो सारे ब्यौरे होते हैं। तो इसको आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा 23 जुलाई डेट आप याद कर लेंगे, 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। चूँकि ये आगामी वर्ष के लिए है तो इसलिए इसमें अनुमान लगाए जाएंगे, बजट के अनुमान लगाए जाएंगे। तो अनुमान के हिसाब से ये बताया गया है कि हमारे बजट का जो आकार है यानी कि साइज ऑफ द बजट है वो है 48.2 लाख करोड़, यानी कि 50 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ कम है, यानी कि 48.21 लाख करोड़ जो है वो हमारे बजट का साइज है। ये बजट का साइज क्या होता है, वो टोटल एक्सपेंडिचर ही होता है, यानी कि कुल व्यय भी इतना ही है। तो ये जो फैक्ट है यानी कि ये आंकड़ा जो है वो आप याद कर लेंगे, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो बजट का आकार कितना है, 48.21 लाख करोड़, जो टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर ही होता है। ऋण को छोड़कर यानी कि लोन को छोड़ के कुल प्राप्ति यानी कि टोटल रिसिप्ट जो है, टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट रेवेन्यू जो है वो 32.07 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो बजट में क्या करते हैं, इधर रेवेन्यू लिखते हैं और इधर एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और दोनों लिखते लिखते जाते हैं। और जब भी मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रेवेन्यू कम होती है, तो यहाँ पे एक लोन का पार्ट दिखा के इस दोनों के डिफरेंस को जीरो कर दिया जाता है, यानी कि लास्ट में जो बजट होता है उसका जो नेट होता है वो जीरो ही लाना होता है। तो जीरो लाने के लिए हम क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं, यानी कि उधारी लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। और इसी लोन को छोड़ के अगर प्राप्तियों की बात की जाए तो वो है 32.07 लाख करोड़। सकल कर प्राप्ति कितना है, यानी कि नेट टैक्स रिसिप्ट कितना है, तो ये 25 लाख करोड़ के करीब है। राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा जो है वो फिस्कल डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। फिस्कल डेफिसिट की डेफिनीशन क्या होती है, वो होती है कि टोटल स्पेंडिंग यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट दोनों के डिफरेंस करेंगे एक्सेप्ट लोन। जो ये लोन लिया गया था 32.07 लाख करोड़ के अलावा, उस लोन को छोड़ते हुए जो भी डिफरेंस है, यानी कि वही लोन ही अमाउंट है। ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये लोन अमाउंट ही है। तो टोटल रेवेन्यू नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लोन। ठीक है, तो ये फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.9% रहने वाला है आगामी वित्त वर्ष में। तो 4.9% जो है वो 2024-25 में रहने वाला है। अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 में इसको टारगेट रखा गया है 4.5%। इस बजट में 4 विशेष वर्ग पे ध्यान दिया गया है, यानी कि विशेष क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है। वो है रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, कौशल यानी कि स्किल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास पे विशेष ध्यान देने की बात की गई है 4 क्षेत्रों में। तो ये 4 आप याद कर लेंगे। दूसरा है विकसित भारत की दिशा में, डेवलप्ड इंडिया की डायरेक्शन में, यानी कि विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं यानी कि प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं। तो आप याद कर लेंगे कितनी प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं, तो 9 प्रायोरिटीज़ यानी कि प्राथमिकताएं रखी गई हैं। और 9 प्रायोरिटीज़ क्या लगभग आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पहला है एग्रीकल्चर,
इसमें सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है वो कृषि का ही है। तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग, यानी कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। समावेशी मानव संसाधन विकास, यानी कि सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। विनिर्माण और सेवाएं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। अवसंरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। नवाचार, अनुसंधान और विकास, यानी कि इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगली पीढ़ी के लिए सुधार, यानी कि रिफॉर्म्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की भी बात की गई है हमारे बजट में। 9 प्राथमिकताओं में नेक्स्ट जनरेशन को भी रखा गया है। तो इस 9 पॉइंट्स को आप मोटा मोटी याद कर लेंगे। अब आता है बजट का सार। तो यहाँ दिया गया है 5.6, राजकोषीय घाटा 5.6। तो एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि 2023-24 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.6% था, जबकि 2024 के और 25 के लिए अनुमान लगाया गया है कि ये 4.9% रहेगा। और अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 में इसका टारगेट रखा गया है कि 4.5% तक रखा जाएगा। तो ये तीनों वित्त वर्ष के जो डेटा हैं वो आप याद कर लेंगे। इसके साथ ही साथ आप राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसके भी डेटा को याद कर लेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 2 वर्ष 2023-24 में 2.6% रहा था और 2024-25 में इसके 1.8% रहने का अनुमान है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट के बारे में जो प्रमुख बातें हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो जिसके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। तो भारत का जो पहला बजट है वो जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तब पेश किया गया था। ये पेश किया गया था 1860 में उस समय के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, तो उस समय जो है यूनियन बजट और रेल बजट एक साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1924 में एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको अलग कर दिया गया। तो रेल बजट को यूनियन बजट से अलग कब किया गया? तो 1924 में। पहला बजट कब पेश किया गया? तो 1860 में। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया श्री आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा। तो आपको पता चल गया होगा कि श्री आर के सन्मुखम चेट्टी जो हैं वो हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे। पहला जो रेल बजट है वो नवंबर 1947 को ही पेश किया गया था और इसे पेश किया था जॉन मथाई ने। तो जॉन मथाई जो है वो पहले रेल मंत्री रहे हैं स्वतंत्र भारत के। 2017-18 जो बजट पेश किया था अरुण जेटली जी ने, उस समय 2-3 परिवर्तन किए गए। पहला तो क्या है कि नॉन प्लान और प्लान का जो कैटेगराइजेशन है, प्लान एंड नॉन प्लान कैटेगराइजेशन, इसको बंद कर दिया गया। दूसरी चीज़ किया गई है कि रेल बजट जो अलग से प्रस्तुत किया जाता था उसको अब मर्ज कर दिया गया, मतलब रेल बजट अलग से पेश करने का प्रावधान जो है वो बंद कर दिया गया। तीसरी चीज़ जो है फरवरी के लास्ट वर्किंग डे 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, ऐसा ट्रेडिशन था, लेकिन उसको चेंज करके 1 फरवरी यानी कि फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा 2017-18 के बजट से, यानी कि 2017 फरवरी से ये सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है। तो वो पेश किया है मोरारजी देसाई ने, और इन बजट्स में अंतरिम बजट भी शामिल है। तो 10 बार मोरारजी देसाई ने किया है, पी चिदम्बरम ने 9 बार किया है और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार किया है, और हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने अब तक 7 बार बजट पेश कर दिया है। इस बजट को मिला के अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? वो हैं मोरारजी देसाई, क्योंकि इनका बर्थडे जो था वो 29 फरवरी को पड़ता था। तो अपने जन्म दिवस पे इन्होंने 2 बार जो है वो बजट पेश किया है। इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री रही थी 1970 में। तो ये पहली महिला वित्त मंत्री रही हमारे भारत की जो
वित्त पहली महिला रही हैं जो वित्त मंत्री रही हैं। दूसरी महिला कौन रही हैं? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण। 1991-92 में LPG रिफॉर्म्स हुए थे, यानी कि उदारीकरण नीति लाई गई थी। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो श्री मनमोहन सिंह थे। 1973-74 के बजट को हम ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय जो घाटा था, यानी कि जो राजकोषीय घाटा, चाहे जो भी घाटा की बात करें, वो जो टोटल डेफिसिट था, टोटल डेफिसिट की बात करेंगे, राजकोषीय घाटा तो अलग चीज़ हो जाएगी। टोटल डेफिसिट जो है वो 550 करोड़ था। ठीक है, तो डेफिसिट जो है 550 करोड़ होने की वजह से इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। और इस समय वित्त मंत्री जो थे वो YV चौहान थे। 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट के नाम से जाना जाता है, जो P चिदम्बरम ने पेश किया था। इस बजट में आयकर टैक्स रेट में भारी कटौती की गई थी। कारपोरेट टैक्स में भी बहुत ही कमी की गई थी और सरचार्ज ऑन कॉरपोरेट टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था। वर्ष 2001 को मिलेनियम बजट के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि इसी समय जो मिलेनियम है 2000 वाला वो चेंज हुआ था, तो इसलिए 2001 को मिलेनियम बजट के नाम जानते हैं। और इसे पेश किया था जसवंत सिन्हा ने। आर्थिक मामलों का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जो इकोनॉमिक्स डिवीज़न है वो जो है बजट तैयार करता है। ये वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं बजट की मुख्य विशेषताएं। तो विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है 2047, विकसित भारत एट 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है उसका रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। तो 4 मुख्य समूहों यानी कि 4 मुख्य समूहों पर ध्यान दिया गया है। तो पहला कौन है? फार्मर यानी कि एग्रीकल्चर, जो अन्नदाता है। दूसरा है पुअर यानी कि गरीब। तीसरा है युवा यानी कि यूथ, और चौथा है महिलाएं यानी कि वीमेन। ठीक है, तो 4 मुख्य समूहों पर ध्यान देने की बात की गई है। बजट का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय जो है वो 4 है। वो है रोजगार, कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग, MSME और मध्यम वर्ग। तो ये जो चीज़ें हैं आप याद कर लेंगे कि 4 समूहों पर ध्यान देने की बात की गई है। फार्मर, पुअर, वीमेन और यूथ। बजट का मुख्य विषय क्या है? 4 मुख्य विषय हैं। तो वो क्या है? रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग। अब हम देखते हैं 9 प्राथमिकताएं जो तय की गई थी, 9 प्रायोरिटीज, उसको एक एक करके देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या मेन प्रावधान है। तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता बढ़ाने के लिए बात की गई है। तो दलहन और तिलहन मिशन शुरू किया जाएगा और भंडारण की उचित व्यवस्था की जाएगी। नई किस्मों को शुरू किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? अगले 2 वर्ष में 1 करोड़ फार्मर्स को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि की शुरुआत की जाएगी। तो ये सारे डेटा जो हैं 2 वर्ष 1 करोड़ किसान, ये आप याद कर लेंगे। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो जैव आदान संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता बढ़ाने के लिए। झींगा उत्पादन और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास किया जाएगा। 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीनों को शामिल करने के लिए DPI को लाया जाएगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण किए जाएंगे और जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। यानी कि डिजिटल इंडिया का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा कृषि के क्षेत्र में। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। इसमें PM पैकेज रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं की बात की गई है। 3 योजनाएं क्या हैं? पहली बार जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, ये किसके लिए वैलिड है? औपचारिक क्षेत्रों में। औपचारिक क्षेत्रों में अगर पहली बार आप एम्प्लॉयमेंट पाते हैं यानी कि नौकरी करते हैं तो आपको 3 किस्त में 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे, जो कि आपके 1 माह के वेतन के बराबर हो सकता है। अगर आपका वेतन जो है 7,000 ही है तो 7,000 ही दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा है तो 15,000 ही दिए जाएंगे।
विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में एम्प्लॉयमेंट सृजन के लिए पहली बार रोजगार प्राप्त करने से संबंध प्रथम 4 वर्ष में जो अंशदान दिया जाता है, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इस संबंध में हो गया। दूसरा क्या है, दोनों के लिए है। पहला क्या है, एम्प्लॉय के लिए। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में प्रथम 4 वर्ष में अंशदान देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। नियोक्ताओं यानी कि एम्प्लॉयर की सहायता की जाएगी। सरकारी नियोक्ताओं, तो ये देख लेंगे आप कि केवल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर हैं उन्हीं के लिए वैलिड है। ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 वर्षों तक 3000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मतलब 3000 जो सरकार है 2 साल तक अपने पास से देगी। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी और सरकार संबंधित निधि की गारंटी के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 3% ब्याज सहायता यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। 3% ब्याज में छूट भी दी जाएगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5 साल में, आने वाले 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए 1000 ITI यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। ये जो भी डेटा है आप देखते रहेंगे। समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय में क्या किया जाएगा, तो पूर्वी क्षेत्रों के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजना लाई गई है। तो यह है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल भी पूर्वी क्षेत्र में, बिहार झारखंड आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बिहार झारखंड को आप याद कर लेंगे। तो इन 4 राज्यों के लिए योजनाएं लाई गई हैं। गया में जो है अमृतसर और कोलकाता, गया में औद्योगिक नोड का विकास किया जाएगा, अमृतसर में और कोलकाता में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक लॉन्च किया जाएगा जिसमें 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा और इसमें जो आदिवासी समुदाय रहते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, यानी कि 7 सिस्टर्स जो हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वित्तीय समावेश होगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ किसको दिए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को इस फंड से पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में ओरावकल नोड जो है पानी, बिजली, रेल, सड़क जैसी आवश्यक अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में डेवलपमेंट किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की योजना लाई जाएगी। तरुण श्रेणी में जो ऋण सीमा थी पहले 10 लाख, उसको 20 लाख कर दिया गया है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि उन्होंने एक लोन लेके उसको पूरा कर दिया हो। पहले लिमिट ये 10 लाख थी, अब 20 लाख कर दी गई। स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता दी जाएगी और रीस्ट्रक्चरिंग का भी प्रावधान लाया गया है। इंटर्नशिप अवसर दिए गए हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष टॉप 100 कंपनी में इंटर्नशिप उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जो है वो 6,000 एक बार में पैसे दे दिए जाएंगे और 5,000 जो है वो प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में रहा है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें इनको 5,000 पर मंथ दिया जाएगा और 6,000 जो है उसकी एक ही बार में दे दिया जाएगा। शहरी विकास में क्या है, स्टैम्प ड्यूटी जो है महिलाओं के द्वारा खरीदी संपत्तियों पर ड्यूटी को कम किया जाएगा। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्ट्रीट मार्केट में 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे। ट्रांजिट उन्मुख विकास किए जाएंगे। जल प्रबंधन किए जाएंगे। पीएम आवास शहरी योजना में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं पूरी होंगी। ऊर्जा सुरक्षा पे आते हैं। ऊर्जा सुरक्षा में क्या किया जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी में निजी क्षेत्र के साथ एक पहल लाई जाएगी, यानी कि प्राइवेट जो है
वो प्राइवेट जो है प्राइवेट फील्ड को एंट्री दी जाएगी और ये भारत लघु रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। मतलब स्मॉल रिएक्टर्स स्थापित किए जाएंगे प्राइवेट पार्टनर्स की हेल्प से। और है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या करा जाएगा, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी 300 यूनिट प्रति माह। अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जीडीपी का 3.4%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का 3.4%, 111111 यानी कि 11.11 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो लाख रुपए 11.11 लाख रुपए जो हैं वो अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जाएंगे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसको चेक कर लीजिएगा कि 11.11 लाख करोड़ है कि क्या है, लेकिन 11.11 लाख करोड़ नहीं होगा, ये 11.11 लाख ही है। ठीक है, तो 11.11 लाख का प्रावधान जो है वो अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया। जीडीपी का 3.4% है। सिंचाई और बाढ़ उपशमन में देखा जाए तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी। तो आप राज्यों को याद कर लेंगे, असम, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल में जो है वो सहायता की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। कहाँ पे? गया में। नालंदा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नवाचार, अनुसंधान और विकास यानी कि इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान किए जाएंगे, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी रिसर्च के लिए प्रेरित किया जाएगा। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये 11.11 लाख करोड़ ही है। ठीक है, अगली पीढ़ी के लिए सुधार में क्या किए जाएंगे कि डिजिटल पहचान संख्या लाई जाएगी हर लैंड के लिए, हर भूखंड के लिए एक डिजिटल पहचान लाई जाएगी। जैसे आधार कार्ड है, आधार नंबर है, वैसे ही अनन्य भूखंड पहचान संख्या, ये भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी, किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, मानचित्र बनाए जाएंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई है, जिसमें क्या है, अवयस्कों यानी कि जो जितने भी माइनर हैं, माइनर के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा जो अंशदान की योजना है। मतलब पेरेंट्स या फिर गार्जियन जो चाहें वो माइनर्स के लिए एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कर प्रस्ताव किए गए करों का सरलीकरण के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसकी समीक्षा की जाएगी। और जो टैक्स रेट हैं वो चेंज किए गए हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन जो है वो प्रतिवर्ष यानी कि जो प्रतिवर्ष जो आपका कैपिटल गेन है वो 1 लाख से ज़्यादा होता था तो उस पर टैक्स लगता था, यानी कि 1 लाख तक की छूट की सीमा थी। अब इस सीमा को यानी कि पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन जो है यानी कि पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है। और जो इस पर टैक्स लगेगा, पहले 10% लगता था, इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले छूट सीमा कितनी थी? 1 लाख, और टैक्स कितना था? 10%, 1 लाख से ऊपर पे। अब छूट सीमा कितनी की गई है? 1.25 लाख करोड़, यानी कि 1.25 लाख करोड़ और 12.5% टैक्स लगेगा। उससे ऊपर का अगर कैपिटल गेन यानी कि पूंजीगत लाभ होगा, तो अगर लघु अवधि के लाभ होते हैं आपको, यानी कि शॉर्ट टर्म गेन होता है, तो उस पर जो है
20% का टैक्स लगेगा। पहले 15% था ये टैक्स, इसको बढ़ा के 20% कर दिया गया। यानी कि शॉर्ट टर्म पे बढ़ा के 15 से 20 किया गया, लॉन्ग टर्म पे 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया गया। निवेशकों की सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स उस पर लगाया गया था जो भी इन्वेस्टर्स होते थे, नॉन लिस्टेड कंपनीज यानी कि स्टार्टअप्स वगैरह जो शुरू किए जाते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर उस पर टैक्स लगाया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों की कॉरपोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया, यानी कि कॉरपोरेट टैक्स को घटा दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब जो न्यू टैक्स सिस्टम है, न्यू टैक्स रिजीम, उसमें स्लैब में परिवर्तन किया गया है जिसकी वजह से 7,500 तक की बचत होगी। मानक कटौती जो है वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती जो थी वो पहले 50,000 थी, अभी उसको 75,000 कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर जो कटौती थी 15,000, उसको 25,000 कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि रुपया कहाँ से आता है, मतलब जो भी हमारे रिसिप्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो उधारी और अन्य देवताओं यानी कि बोरोइंग से है, बोरोइंग से है, उधारी सबसे नंबर 1 पे है। दूसरा है आयकर यानी कि इनकम टैक्स है। तीसरा है जीएसटी यानी कि जीएसटी जो 18% है, 19% इनकम टैक्स है, 27% बोरोइंग्स है। चौथे पे आता है निगम कर, वो है कॉर्पोरेट टैक्स 17%। तो 19, 18, 17 इनकम, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, 3 आप याद कर लेंगे। सबसे पहले पे बोरोइंग है। रुपया कहाँ जाता है यानी कि खर्च कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है वो केंद्रों और करों और शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा होता है वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे उसमें जाता है, यानी कि 21% जो है वो राज्यों को हिस्से के रूप में दे दिया जाता है, करों और शुल्कों के हिस्से के रूप में। तो ये पहले रैंक पे है। दूसरा स्थान जो है ब्याज भुगतान यानी कि 19% जो है ब्याज भुगतान हम करते हैं, जो भी लोन्स लिए हैं बाहर से उस पर हम भुगतान करते हैं। तीसरा जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे खर्च होती है। रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर, तो ये 16% है। रक्षा पे जो एक्सपेंडिचर है वो 8% है, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो उस पे है 8%। पेंशन के लिए 4% जाता है और सब्सिडी के लिए 6% जाता है। पिछली बार आपको पूछ दिया था डिफेंस और सब्सिडी का परसेंटेज कितना है, तो आपको याद रखना चाहिए कि रक्षा पे यानी कि डिफेंस पे 8% है, सब्सिडी पे 6% है, पेंशन पे 4% है। तो रैंकिंग आप मेन याद करेंगे कि फर्स्ट रैंक पे करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है जो कि 21% है। ब्याज भुगतान दूसरे स्थान पे है जो कि 19% है। तीसरे स्थान पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और डिफेंस में 8% है, सब्सिडी में 6% है, पेंशन में 4% है। सबसे ज़्यादा जो आवंटन हुआ है, जो व्यय होगा, वो अनुमान व्यक्त किया गया है वो रक्षा में किया गया है। रक्षा में क्या है, 4.54 लाख करोड़ है। ठीक है, 4.5 लाख करोड़ है। ग्रामीण विकास में 2.65 लाख करोड़ है। एग्रीकल्चर में 1.51 लाख करोड़ है। तो एग्रीकल्चर का याद कर लेंगे कि 1.5 लाख करोड़ है। रक्षा में 4.5 लाख करोड़ है, और शिक्षा में 1.25 लाख करोड़ है, 1.25 लाख करोड़ है। अब हम देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि ये जो इसकी शुरुआत जो है वो 1950-51 से की गई, और इसको बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद कर लेंगे कि 1950-51 से शुरुआत की हुई, लेकिन बजट की शुरुआत 1947 से ही हो गई। 1964 में इसे अलग पेश किया जाने लगा, और इसे बजट पेश होने के एक दिन पूर्व पेश किया जाता है। यानी कि 23 जुलाई को अगर बजट पेश हुआ है तो इकोनॉमिक सर्वे यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 22 जुलाई को पेश किया जाएगा। तो ये डेटा आप याद कर लेंगे कि 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, और 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश किया गया। 1950-51 से इसकी शुरुआत हुई है। इस बार एक नया चैप्टर ऐड किया गया है क्लाइमेट चेंज पे। तो आप याद कर लेंगे, पूछेगा कि इस संबंध में एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, वो ऐड किया गया है क्लाइमेट चेंज पे यानी कि जलवायु परिवर्तन पे, और उसका नाम दिया गया है डीलिंग विथ ट्रेड ऑफ्स, डीलिंग विथ ट्रेड ऑफ्स। ठीक है, तो इस बार जो है इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 13 चैप्टर्स हैं।
13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इस इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है भारत की आर्थिक जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। विश्व भर में जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ रही हैं उसकी बावजूद हमारा जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसी पे मेन फोकस हुआ है। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है कि जीडीपी जो थी वो कोविड के दौरान निगेटिव हो गई थी, उसके बाद जो है वो प्रगति पे है। ठीक है, और 2023-24 में जो जीडीपी थी वो 8.2% से ग्रो की है। तो ये दोनों डेटा आप याद कर लेंगे कि कोविड के दौरान निगेटिव हुई थी और 2023-24 में 8.2% जीडीपी वृद्धि दर रही है। शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता जो बिलियन अमेरिकी डॉलर में रहे हैं 2023 के दौरान, उसमें भारत शीर्ष पे है। 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं वो रिमिटांसेज के रूप में प्राप्त हुए हैं। जैसे बाहर जाते हैं लोग कमाने तो अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं, तो भारत में जो उसकी प्राप्ति हुई है वो 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुई है और वर्ष 2023 के दौरान जो है वो भारत जो है वो शीर्ष पे रहा है। राजकोषीय घाटे में लगातार कटौती हुई है और कोविड के दौरान ये 9.2% चला गया था। विदेशी मुद्रा भंडार जो है 23-24 में 646 यानी कि 650 बिलियन डॉलर के करीब रही है। तो ये जो सारे जो डेटा हैं आपको एक बार एक पेज पे लिख के याद कर लेना चाहिए कि 646.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं वो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन करेंसी रिजर्व है। राजकोषीय घाटा 5.6 था 23-24 में। 23-24 में वृद्धि दर जीडीपी की 8.2 थी और 2023 के दौरान 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है रिमिटेंस के रूप में भारत ने प्राप्त किए हैं। विदेशी व्यापार में आप देख सकते हैं लगातार जो निर्यात है वो लगभग कांस्टेंट है, लेकिन आयात जो है वो घटा है पिछले वर्ष के मुकाबले। 22 जुलाई को पेश किया गया, जैसा कि एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें बोला गया कि स्थिरता निरंतर बरकरार है, यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार है और जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है 6.5 से 7% तक रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में ये 8.2% थी, यानी 2023-24 में, और 24-25 में कितना रहने का अनुमान है 6.5 से 7%। यहाँ दिया गया है 8.2%। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 20% अधिक रही है, यानी कि कोविड की तुलना में 20% अधिक रही है। कुल कर संग्रह 55% प्रत्यक्ष करों और शेष 45% अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा है। तो जो भी कर संग्रह यानी कि टैक्स रिसिप्ट हुए हैं उसमें 55% जो है वो डायरेक्ट टैक्स से आया है और 45% जो है वो इनडायरेक्ट से आया है। तो ये आप छोटे छोटे जो आंकड़े हैं वो दिमाग में बस रखिए। 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो है वो 6.5% रेपो रेट जो है वो फिक्स रखा गया, मतलब वो चेंज नहीं किया गया है। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत जो है बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात में भारत जो है दुनिया का 5वां देश बन गया है। वित्तीय समावेशन केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने, असमानता में कमी लाने और गरीबी उन्मूलन में भी मददगार है। मतलब पॉवर्टी एलिवेशन, इनइक्वलिटी में कमी लानी हो और सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो जरूरी है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में चीन के बाद माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में जो भारत है वो चीन के बाद दूसरे बड़े माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत आने वाले दशक में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले बीमा बाजारों में से एक रहेगा। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं वो आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए। मौसमी प्रभावों यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंज हैं, जलाशयों के जलस्तर में कमी, फसलों के नुकसान के कारण कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को सामना करना पड़ा है अब तक। रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025 और 2026 में महंगाई दर जो है वो 4.5 और 4.1% रह जाएगी। करेंट वित्त वर्ष में
जो महंगाई दर थी वो 6% से कम थी। ठीक है, बाहरी क्षेत्र बहुतायत में स्थिरता। विश्व के 39 देशों में भारत की स्थिति विश्व बैंक के द्वारा एक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, उसमें 139 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो 38वां है और पहले 2018 में 44वां था। 6 पायदान आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये सूचकांक को आप याद कर लेंगे कि क्या प्रगति हुई है। भारत का वैश्विक स्तर पर विदेशों में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश रहा है। 2023 में 120 बिलियन यूएस डॉलर की सीमा को पार कर गया है। भारत का बाहरी ऋण जो है पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है। मार्च 2024 के अंत में जीडीपी अनुपात में बाहरी ऋण का जो परसेंटेज है, यानी कि लोन का जो परसेंटेज है एक्सटर्नल बारोइंग का, वो 18.7% है। ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लेंगे। फिर आते हैं जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को अपनाना और बाधाओं का समाधान। ये एक नया चैप्टर ऐड किया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस वर्ष और इसका नाम रखा गया है डीलिंग विद ट्रेड ऑफ्स। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है G20 का एकमात्र ऐसा सदस्य है जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि की संभावना है। विद्युत उत्पादन में गैर जीवाश्म स्रोतों यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, गैर जीवाश्म स्रोतों यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल का जो हिस्सेदारी है वो 45% हो गई है 31 मई 2024 तक। स्वच्छ कोयला पहलों की शुरुआत की जिसमें कोयला गैसीकरण मिशन भी शामिल है। तो ये कोयला गैसीकरण मिशन किससे संबंधित है? स्वच्छ कोयला से संबंधित है। बच्चों की शुरुआती शिक्षा, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक और उच्च गुणवत्ता प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है। तो आपसे पूछ सकता है कि पोषण भी पढ़ाई भी किससे संबंधित, तो आंगनवाड़ी में प्री स्कूल नेटवर्क को विकसित करने से संबंधित है। 9 वर्षों में, पिछले 9 वर्षों में जो है 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत। PLFS की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में जो कार्यबल है यानी कि वर्कफोर्स है वो है 45%, 11% मैन्युफैक्चरिंग में है और 28 यानी कि 30% के लगभग 28% जो है वो सर्विस सेक्टर में है और 13% निर्माण क्षेत्र में है। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे कि एग्रीकल्चर में कितने एम्प्लॉयमेंट का शेयर है 45% और 28.9 जो है वो सर्विस सेक्टर में है, 11.4 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और 13% जो है वो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है। तो ये जो आंकड़े हैं वो आप अपने याद कर लेंगे। अब देखते हैं भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार जो है जिसका वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये भी फैक्ट पूछ सकता है कि 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है फार्मास्यूटिकल बाजार का वर्तमान मूल्य है और इसकी मात्रा के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार हो गया है। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता यानी कि जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है उसमें दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। तो कपड़े के क्षेत्र में और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तीसरा स्थान है और कपड़े में जो है दूसरा स्थान है, लेकिन निर्यातक में 5 स्थान में है, टॉप 5 में है। ई वाणिज्य यानी कि ई कॉमर्स क्षेत्र में 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने की उम्मीद है। ठीक है ना, तो ये हमारे भारत में ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसका जो मतलब टर्नओवर है वो 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है। कब तक? 2030 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2 महत्वपूर्ण बदलाव भारत के सेवा परिदृश्य को फिर से आकार दे रहे हैं, घरेलू सेवा डिलीवरी और प्रौद्योगिकी निर्देशित जो है तीव्र प्रौद्योगिकी निर्देशित बदलाव यानी का बदलाव और भारत के सेवा निर्बाध का विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो सर्विस एक्सपोर्ट है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट और दूसरा जो है होम डिलीवरी जो सेवा हुई है उसमें जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं उसकी वजह से ये भारतीय सेवा परिदृश्य को एक नया आकार मिल रहा है यानी कि सर्विस सेक्टर को एक नया डायमेंशन मिल रहा है।
मिशन लाइफ का संबंध क्या है? अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देने के मानवीय स्वभाव को पर जोर देती है। तो ये मिशन लाइफ क्या करती है? अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देने के लिए मानवीय स्वभाव पर जोर देती है। धन्यवाद।